नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राधे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन क्योंकि चौथे चरण का है मतदान और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे। देखिए, बहुत ही जरूरी हो जाता है जब देश में आप 5 साल बाद एक बार फिर अवसर पाते हैं अपनी सरकार चुनने का। उन्नाव से खबर, रुद्रद्वारा गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। बता दें आपको, ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। मधुमक्खियों से परेशान यहाँ का पूरा गांव है। देखिए, यहाँ की समस्या ही अलग है। मधुमक्खियों से यहाँ का गांव परेशान है। रुद्रद्वारा गांव में मतदान का बहिष्कार कर दिया है लोगों ने, ग्रामीणों ने। उन्नाव से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मतदान का बहिष्कार हुआ है। यहाँ पर अमन पोल्ट्री फार्म बना हुआ है, जिसका बंदी का आदेश 18 अगस्त 2023 को आया था। उस पर बंदी नहीं हुई और उसके बाद फिर दोबारा जब हम लोग वोट का बहिष्कार किए कि इस बार गांव में मतदान कोई नहीं करेगा, पूरे गांव वासी, तो यहाँ पर बैनर वगैरह लगा दिए गए हैं गांव में। और उसके बाद अब चुनाव जब आया है तो बंदी का आदेश लेकर के फिर आया, कहने लाइट कट गई है और डीएम का आदेश है कि यहाँ बंद हो जाएगा। लेकिन अभी तक 1 साल से क्या कर रहे थे लोग, बंदी के आदेश के बावजूद भी नहीं बंद हुआ। इस वजह से गांव में आक्रोश है। तो देखिए, मतदान है आज चौथे चरण का और मध्य प्रदेश में अंतिम लड़ाई होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। देखिए, 7 फेज हैं, लेकिन चौथे चरण में जो उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है, अब तराई और सेंट्रल यूपी में यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और दाव पर बीजेपी के पूंजी भी है, क्योंकि पूरी की पूरी सीटें, जो 13 सीटें जिन पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं, बीजेपी के पास हैं। तो बीजेपी फिलहाल विपक्षियों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत कुछ है खोने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कस्बाई वोटर्स हैं, शहरी वोटर्स हैं, दलित बाहुल्य इलाका है। इन सब तमाम सीटों को आप देख लें तो चलिए। और जो इस बार का हम इसलिए भी इंटरेस्टिंग मान रहे हैं ये इलेक्शन, क्योंकि है तो 4th फेज, लेकिन खुद अखिलेश यादव यहाँ पर डिंपल जी की हार का बदला लेने के लिए चुनावी मैदान में, ऐसा भी कहा जा रहा है। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे ही हम चर्चा करेंगे और आगे डिबेट को लिए जाएंगे। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए। अश्विनी सर, बहुत स्वागत। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपका भी स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आपसे ही शुरुआत, क्या देख रहे हैं सर? चौथा चरण, वोटिंग परसेंट 3 बार से कम आ रहा है, लेकिन ये आलू बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, जहां पर चावल का भी उत्पादन होता है। खुद लड़ाई में अखिलेश जी हैं, टेनी साहब हैं, साक्षी महाराज हैं। क्या देख रहे हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर फाइट हो रही है और वोटर्स निकलना कितना दिख रहा है आपको कि क्या वाकई वोटर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस चौथे चरण में? देखिए पारुल जी, अभी तक के जो 3 चरण हुए उसमें मतदान धीमे धीमे पहले चरण के बाद दूसरे चरण, दूसरे से तीसरे में मतदान कम हुआ। लेकिन कुछ गर्मी का भी कारण था, कुछ मतदाताओं की नाराजगी भी अहम वजह थी। अब चौथे चरण में कुछ मौसम तो ठीक हुआ है, लेकिन नाराजगी अभी भी लोगों में वैसे ही है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो चुनाव है बहुत आसान चुनाव नहीं है। मतदाताओं में बहुत नाराजगी है। आम पब्लिक जो है, साथ साथ जो भाजपा के जो कैडर के लोग हैं उनमें नाराजगी है भाजपा को लेकर के, समाजवादी पार्टी में। क्योंकि इस बार का जो टिकट वितरण हुआ या जिस तरह से खेल हुआ है आपस में एक दूसरे को, आज इस प्रत्याशी था, कल दूसरा फिर बदल गया, फिर तीसरी बदल गया, तो उससे जो मेन पार्टी के जो लोग थे उनके अंदर बहुत निराशा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। तो इससे मतदाताओं में निराशा हुई है और यही कारण है कि मतदाताओं ने इस बार मतों का अपना प्रयोग ना करने का भी निर्णय लिया है। बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अभी दिखाया गया कि पिछले 1 साल से लोग मधुमक्खी से परेशान थे इसलिए नहीं गए। तो ये कहीं कहीं दिखाता है कि लोग, जनप्रतिनिधि या जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो जनता से मुंह मोड़े हुए थे। तो और जनता भी परेशान थी, अब उसको मौका मिला है तो वो उसका बदला लेना चाहती है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि जनता का आप बात सुनिए, जनता की आप प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं का निस्तारण करिए। क्योंकि जनता हर 5 साल बाद आपको वोट देती है, आप आते हैं उनसे वोट मांगते हैं, तो उनकी भी कुछ समस्याएं होती हैं। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधि जनता से किनारा करके सिर्फ अपने ही उसमें लगे रहते हैं, उससे धीमे धीमे जनता में रोष हो जाता है। फिर वो सोचती है कि मैं वोट क्यों देने जाए, मुझसे क्या लेना, क्या मतलब है इसका वोट का, मैं वोट देंगे वो जीत जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ये जो चौथा
चौथा चरण है ये। कई सीटें ऐसी हैं, अखिलेश जी की हैं जी या सर जी। इधर देख लीजिए, तो उसमें बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है ये इस बार। और ये अभी ये कह देना बड़ा मुश्किल बिल्कुल, होगा और कि एंड समय पर जब हमने देखा था कि अखिलेश यादव मैदान में उतरे थे, काफी समय तक उन्होंने डिले किया इस चीज को, वो उनकी रणनीति भी कही जाएगी या समझदारी। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही जी, क्या कहेंगे? वोट परसेंट सामने आ चुका है और ये बताता है कि फिलहाल तो आंकड़ा ठीक है, लेकिन ये बढ़ना जरूरी है। और 3 बार के जो वोट परसेंट थे, उन्होंने ये बताया कि मेहनत की आवश्यकता, और बखूबी मेहनत की भी। हमने देखा कि पूरी ताकत झोंकी आप लोगों ने, लेकिन अब जो बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं वो भी कुछ कम नहीं है सर। मुस्लिम वोटर काफी तादाद में बाहर निकल रहे हैं, कहीं परेशानी तो नहीं है आपको? पारुल जी देखिए, पीछे जो 3 चरणों का आया है, निसंदेह जो है वोटिंग कम हुई है, वो तो दिखा है सब जगह। लेकिन आज सुबह से जो रुझान आ रहे हैं, जो वोटिंग लाइन लगी आज है, वो बता रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या कश्मीर हो, आज वोटिंग प्रतिशत हमको लग रहा है कि सब जगह बेहतर होगी, जनता आज निकलेगी। कुछ हो सकता है कुछ उदासीनता रही हो, कुछ गर्मी का कारण रहा हो, आज मौसम थोड़ा सा बेहतर है उत्तर प्रदेश में, तो खासकर मौसम थोड़ा सा ठीक है, तो जनता आज निकली है। और आपके चैनल से पिछली बार भी आज भी हम ये चाहेंगे कि जनता से अपील करना कि जनता जो है घर से बाहर निकले और जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इस लोकतंत्र के उत्सव में छुट्टी ना मनाएं, आज जो है कम से कम बाहर निकले और वोट करें। तो लेकिन देखिए, जो आप कह रही हैं कि चिंता का विषय है, जब तक 4 जून को रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो सभी के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपने मेहनत के बल पर, अपने विकास के कामों को लेकर, फर्रुखाबाद से लेकर कई ऐसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां पर मुस्लिम बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। जी देखिए, वो हमेशा निकलते हैं वो लोगों का, आप कभी भी कोई भी चुनाव उठाकर देख लीजिए। चूंकि जो है वो लोग सुबह से लेकर शाम तक जो लाइन लगी होती है, उसमें थोड़े से उनका मत प्रतिशत ज्यादा ही रहता है निकलने का। ये हर चुनाव में देखा गया है। मगर इस समय हिंदुस्तान में, मैंने कहा पहले भी कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा चल रहा है। उसमें वो भी हमारी माताएं बहनें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के को वोट देती हैं। जैसे 2 चुनाव में 8% वोट उनका हमको मिला था। कह रहे हैं संविधान को बदलना चाहते हैं, आप जान के पीछे भी पड़े हैं। कोरोना वैक्सीन का हवाला देने, इस पर जवाब आपका, कल ही उनका ये बयान आया, कितना परेशान करने वाला ये बयान आपको? देखिए, अखिलेश जी इस समय इंडिया अलायंस के सारे नेता, खाली अखिलेश जी नहीं, बौखलाए हुए हैं अपनी हार से। जनता ने उनको नकार दिया है। वो उन्होंने कोरोना वैक्सीन एक मुद्दा बनाया। कोरोना वैक्सीन का क्या आप बताइए, एक अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई थी, पैरासीटामॉल में ज्यादा खतरा है, कोरोना वैक्सीन में कम खतरा है, लेकिन अखिलेश जी ने तो भाजपा की वैक्सीन बताया था। राहुल जी ने तो कह दिया बच्चों की वैक्सीन बेच दिया इन्होंने, जबकि बच्चों की वैक्सीन बनी नहीं थी। तो इन लोगों को देश के विकास से तो कोई मतलब नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के कामों पर वोट मांग रही है, अखिलेश जी जाति पर वोट मांग रहे हैं। तो अंतर समझ में आ जाता है कि कौन क्या कहना चाहता है, कौन क्या करना चाहता है। इन लोगों को ये मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में न नीति है, न नेता है, और न उनकी नीयत ठीक है। आज इस समय जो है, अगर कोरोना वैक्सीन से 200 देशों में इस वैक्सीन की सप्लाई लगभग 170-80 देशों में हुई है, 200 करोड़ लोगों को लगा होगा। लेकिन अगर कुछ उसका साइड इफेक्ट हुआ होता तो अभी तक 1-2 करोड़ मर गए होते लोग। कानपुर में पूरी ताकत झोंकी, लेकिन अभी तक कानपुर का वोट परसेंट और इटावा का वोट परसेंट चिंताजनक बना हुआ है। शाहजहांपुर का उससे भी ज्यादा चिंताजनक बना हुआ है, जहां से आपके 3 मिनिस्टर हैं। 5.94% अब तक वोट परसेंट है। ये काफी आपके लिए सवालिया निशान भी और चिंता भी कि 3 मंत्री, उसके बावजूद भी 5 से ऊपर आंकड़ा नहीं बढ़ा। 10 बजे तक का ये वोट परसेंट है। सर आ रही हूँ अब आपके पास, रुक जाइए जरा, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं, उनको इन कर लेती हूँ। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? वैक्सीन को लेकर बयान दे दिया, खुद आ गए अखिलेश यादव, और अब तो अखिलेश यादव इस बार लड़ाई में ही मैदान में है। लेकिन कन्नौज 14.23%, लग तो रहा है कि ये और बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, लेकिन 10 बजे तक का आंकड़ा पिछले बार की बनस्पत, और क्योंकि जब लीड की बात करें तो जीते हारे का बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, चाहे हम 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, हारे भी अगर डिंपल जी तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, जीती भी डिंपल जी तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। 2009 में जीती, अभी सूखा है आपका सैफई परिवार के साथ दाव पर, क्या कहिएगा? जी जी पारुल जी, हाँ जी ये पारुल जी, अशोक जी कहिए। दरअसल क्या है, ये चुनाव बहुत ही अच्छा हो रहा है इस बार जनता जनार्दन बहुत खुश है, हमारे साथ है। और 3 चरण के चुनाव हुए, जैसा कि आपने भी देखा कि उसमें जो है भाजपा के ही कार्यकर्ता और निराश थे और
जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया, एक तरह से उनके कोर वोटर नहीं निकले वोट डालने के लिए। तो बौखलाहट भी हुई भाजपा में निराशा भी है, बात सही है। लेकिन हमें इससे क्या मतलब है? हमारा तो मानना है कि देश का विकास हो और एक सरकार बने इंडिया गठबंधन की, जो कि बहुत जरूरी है इस देश के लिए। और वास्तविकता यह है कि यह चुनाव मध्य का है, 3 चरण हो चुके हैं, चौथा चरण बीच का चुनाव है। बहुत अच्छे तरीके से मतदान भी हो रहा है इस समय, भी तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो सवाल इस बात का है कि ये चुनाव हम जीतेंगे, और जनता इतनी ज्यादा निराश है भाजपा से कि वो खुद ब खुद हमारे साथ है और खुद ब खुद हमारे वोटर निकल करके वोट डाल रहे हैं इस समय। तो हालात ये है कि इस बार तो चौथा चरण भी जा रहा है भाजपा का चौथा चरण भी हाथ से जा रहा है, और भाजपा का समझ लीजिए कि सूपा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश में तो भाजपा का सूपा साफ होने जा रहा है। 2-1 सीट में लड़ाई हो सकती है इनकी, बाकी सारी सीटें हार रही भाजपा। ये बहुत खुशी का विषय हमारे लिए है, उत्सव का विषय हमारे लिए है, और जनता का हम स्वागत करते हैं, जनता के हम शुक्रगुजार हैं कि जनता इस तरह से हमारे साथ है। जी, मैदान में अखिलेश जी हैं, प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा बाकी सीटों पर करते हुए नजर नहीं आए हैं। जितनी ताबड़तोड़ सभाएं बीजेपी ने कर ली, बीजेपी के पास 13 की 13 सीटें, जिनमें से इतने कॉन्फिडेंट है कि वो अपने सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी सांसदों को रिपीट करते हैं, और आप कहते हैं बुखलाए हुए हैं। आप ये समझ, आपको नहीं दिखाई दिया, ठीक है। ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं अखिलेश जी ने, ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं, और बहुत भारी भरकम भीड़ आई है, भारी भरकम। लोग हाथों हाथ ले रहे हैं अखिलेश जी को। लेकिन 17 सीटें देने के बाद भी कांग्रेस के साथ ही अखिलेश जी मुस्कुराते हुए नजर आए। माननीय अखिलेश जी बहुत बड़ी उम्मीद है देश के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। युवा नेता है, देश के अच्छे नेताओं में आते हैं। आज स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं, और अच्छे तरीके से सोबर हैं, सुशील हैं, और जो है कहीं से भी माफियाओं के विरुद्ध रहते हैं हमेशा। तो उनका जो आचरण है, दूंगी मैं आपको, आप शेयर कर दीजिएगा। शायद अखिलेश जी अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो प्रधानमंत्री बनाने के काम आए उनको। वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस में इतने बड़े बड़े नेता हैं कि आप कितनी भी तारीफ कर लीजिए उनका नंबर लगने वाला नहीं है। एनीवेज, मैं तो शुभकामनाएं दूंगी आपको। लॉटरी कांग्रेस से हमारे साथ वाचस्पति जी जुड़े हुए हैं। वाचस्पति जी, एक बात तो तय है, अखिलेश जी इतना उत्साहित दिखे, इतना मुस्कुराहट, ऐसा लगा कि जीत की खुशी अभी मिल गई राहुल गांधी जी का जब हाथ थामा उन्होंने कल सभा करते हुए। और 17 सीटों पर आप खुश हो लिए, वैल्यू ही नहीं समझी अपनी। देखिए पारुल जी, ये जो चुनाव चल रहा है, मैं आपकी बात का विषय जवाब जरूर दूंगा। इस समय जो जनता है वो महिलाएं जो हैं वो अपने भोजन के लिए, अपने थाली के लिए, युवा अपने बेरोजगारी के लिए, और जनता अपनी महिलाएं अपनी अस्मिता के लिए, और जनसामान्य अपने अन्य कारणों से, जिनसे कि भाजपा ने उनके हाथ से सारी चीजें छीन ली है, व्यापार छीन लिया है, सारी चीजों के लिए प्रतिकार स्वरूप उनके खिलाफ ज्यादा वोटिंग करके अन्य क्षेत्रों में जहां, और कुछ क्षेत्रों में जहां पे भाजपा का वोट अपना है, जहां पर उनके सांसद हैं, वहां पर जो धातुत्साह है वो साबित करता है कि इनका रैंक एंड फाइल भी इनको वोट नहीं कर रहा। इनके पन्ना प्रमुख कहाँ चले गए हैं जरा बताइएगा। हर पन्ना प्रमुख गायब है। मैं अपने क्षेत्र इटावा से बता रहा हूँ, मुझे एक भी पन्ना प्रमुख नहीं दिखाई दिया, मुझे उत्साही नहीं दिखाई दिया, कहीं वोटर नहीं दिखाई दिया। इटावा जनपद में केवल सपा और इंडिया गठबंधन का वोटर केवल भयंकर तरीके से वोटिंग कर रहा है। और जैसा आप देख ही रहे हैं, आपने खुद ही बताया, फरकाबाद हो, चाहे जनपद हो, चाहे अन्य जनपद हो, चाहे इटावा हो, आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत बहुत बड़ी मार्जिन से हम लोग जीतने वाले हैं। पिछली बार इन्होंने 13 की 13 सीटें जीती थी, इस बार 13 में 8 सीटें कम से कम इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। मैं उसका उदाहरण दे देता हूँ। पिछली बार कन्नौज में मात्र जो अंतर रहा था वो 12,353 का रहा था, और इटावा में जो अंतर था मात्र 64,437 का रहा था। सीतापुर में भी मात्र 1 लाख के नीचे का रहा था तब, जबकि भ्रम ये रहा था कि जो सपा का वोट था वो बसपा को ट्रांसफर हो गया था, लेकिन बसपा का वोट सपा को नहीं मिला था। ये जग जाहिर तथ्य है, सबको मालूम है।
इस बार बसपा ने जितना अपना वोट जितना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, निश्चित रूप से भाजपा को जो वोट मिल गया था धोखे से पिछली बार प्रतीक चिन्ह न होने की वजह से, वो मिल रहा है। कानपुर देहात देख लीजिए, कानपुर नगर आप देख लीजिए, उन्नाव देख लीजिए, ये सारी की सारी सीटें इंडिया गठबंधन थम्पिंग मेजोरिटी से जीतने वाला है। कम से कम 1 लाख से 2 लाख वोट तक कम से कम फर्क पड़ेगा आपके साथ, कम से कम 2 लाख से, और अखिलेश जी कम से कम 4 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। इसके अलावा आप कानपुर भी हम कांग्रेस जीत रही है, इसके अलावा कानपुर देहात भी जीत रहे हैं, अनु टंडन जी भी जीत रहे हैं। आप शाहपुर भी देख लीजिएगा, शाहजहांपुर में जिस तरीके का हुआ है, और जो टेनी जी की वजह से 3 सीटों का जो फर्क पड़ा है, आप और गन्ना किसानों का जो रिजेंटमेंट है, उनको जो पैसा है उनका नहीं मिला है, पिछले दिसंबर से अभी तक उनका कोई भुगतान नहीं हुआ है। और इंडिया गठबंधन की जो न्याय की बात हुई है, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हुई है, 1 लाख रुपए स्टाइपेंड देने की बात हुई है, 1 लाख रुपया महिला, करोड़ों हम लखपति दीदी बनाने का जो नया तो नहीं ना, तीनों चरणों में भी यही था। वोटर तो निकला नहीं सर, आपके न्याय और गारंटी और तमाम चीजों को लेकर। लंबा हो गया सर जवाब, लंबा, थोड़ा सा धैर्य, हाँ लंबा हो गया जवाब, अभी आपका थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, जाहिर है कि कई सारे मुद्दे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्नौज में खुद मोर्चा संभाला, वोट परसेंट बढ़ा है और कन्नौज में आखिरी समय पर अखिलेश यादव ने अपना नाम रखा। कहा जा रहा था कि दूसरे किसी को उतार रहे थे तो विरोध के स्वर पार्टी में उठ रहे थे। और यहाँ जब हम बात करते हैं पूर्वांचल की, तो किसानों का मुद्दा भी है जिसको लेकर ये दोनों ही दल, विपक्षी दल बीजेपी के लिए आवाज उठा रहे हैं। क्या आप मानते हैं तमाम गारंटियां या न्याय ये इन सीटों पर प्रभाव डालेंगे? और जब ये टेनी कर रहे हैं, लेकिन वही वहां की ही तमाम विधानसभाएं निकाल के आए टेनी साहब, क्या आप मानते हैं कि लोकसभा में उनको परेशानी हो सकती है? आपका जवाब। देखिए पारुल जी, इस बार का जो चुनाव है, मैं फिर वही कह रहा हूं कि बहुत आसान नहीं है। जितना लोग समझ रहे थे कि माहौल बना हुआ है, माहौल उतना बना नहीं है। आप इससे उदाहरण एक देख लीजिए कि सीतापुर जैसे क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री को 4 बार जनसभा करनी पड़ रही है, प्रधानमंत्री आ चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं, उसके अलावा जितने भी नेता हैं, तो एक अगर लोकसभा में 4 बार जाना पड़ रहा है, तो ये जाहिर करता है कि चुनाव इस बार का आसान नहीं है, बहुत टफ है। क्योंकि मतदाताओं का जो रुख है वो क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, लोगों में नाराजगी भी है और पार्टी के प्रति वफादारी भी है। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, वो वफादारी निभाएगी या नाराजगी दिखाएगी। तो ये जो माहौल है, जिस तरह से नेताओं का मन भापना जनता के लिए मुश्किल हो रहा था, उसी तरह से इस बार का नेताओं का जनता का मन भापना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो मतों का प्रतिशत है वो ना बढ़ना, जितना प्रयास कर लेना, चाहे निर्वाचन आयोग हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, सभी ने प्रयास कर लिया, लेकिन मतों का प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। ये भी एक चिंता का कारण है कि क्या लोगों के अंदर नाराजगी है, उससे मत डालने नहीं आ रहे हैं, या पार्टी के प्रति नाराजगी है, या पार्टी का जो प्रत्याशी है उसके प्रति। चूंकि जो पिछली बार भाजपा का विधायक था वो इस बार सपा से लोकसभा लड़ रहा है, जो पिछली बार समाजवादी पार्टी का विधायक था वो भाजपा से लोकसभा। तो लोगों के अंदर नाराजगी है कि आखिर राजनेता इतनी जल्दी पार्टियां बदल लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम आज इस पार्टी में हैं तो हमको सपोर्ट करिए। 10 राज्यों की 96 सीटें जिन पर चुनाव हो रहे हैं, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। 42 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। इस बार बीजेपी को अपना पुराना परफॉर्मेंस तो दोहराना ही है और उनके सामने चुनौती बेहतर करने की, क्योंकि अब इस बार के सियासी समीकरण काफी बदले हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी उनके साथ 2 बार के साथ में ही है, और ना केवल केंद्र में बल्कि राज्य में भी। चलिए, क्योंकि उपचुनाव भी एक सीट पर। हमारे साथ आलोक जी भी बने हुए। आलोक जी, इस पर एक छोटा सा जवाब आपका चाहूंगी। शाहजहांपुर जहां पर 3 मिनिस्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी 10 बजे तक 5% ही, करीब 6 मान लीजिए, इतना ही वोट पड़ता है सर, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? वही देखिए, मैं पारुल जी फिर वही बात कह रहा हूं कि जनता भी अब जागरूक हो रही है। जनता को हम जिस तरह से जागरूक कर रहे थे मतदान के प्रति, उसको भी लग रहा है कि आखिर नेता अपने पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, पार्टी अपने नेता के प्रति वफादार नहीं है, फिर आप जनता को, पार्टी के कार्यकर्ता को आप कैसे वफादार बनाना चाहते हैं? यही कारण है कि जो सपा के विधायक को अगर भाजपा ने सांसद का चुनाव दिया है, तो भाजपा के लोग नाराज हो गए हैं, मतदाता और कार्यकर्ता, वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। वही हाल भाजपा में है, वही हाल सपा में है। तो ये, और दूसरा कारण क्या है कि सांसद अपने क्षेत्रों में निकले नहीं,
पिछले 5 साल में वो बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिसमें गए नहीं। यही कारण है कि मतदाताओं में अंदर से रोष है और वोट डालने नहीं जा रहे हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव कहने पाना बड़ा मुश्किल है कि क्या स्थितियों बिल्कुल, पे क्योंकि वोटर साइलेंट है और कई बार वोटर निकल रहा है लेकिन बता नहीं रहा है, क्योंकि वोटर जागरूक है। और जागरूकता आपने कहा, लेकिन मैं यहाँ ये मानती हूँ त्रिपाठी जी कि वोटर अगर जागरूक है तो देश के बारे में सोचना चाहिए, राजनीतिक दलों के बारे में उनके क्या विचार हैं, क्योंकि अगर वो वोट कास्ट करता है तो वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा के लिए होता है, ना कि अगर वो घर बैठ जाएगा तो फिर जिस चीज के लिए हमारा देश जाना जाता है, डेमोक्रेसी, वो उस पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं खतरा नजर आता है कि जब वोटर ही अपने लिए चुनना नहीं चाहता है, उसे इतनी निराशा हो रही है कि वो किसी को भी नहीं समझना चाहता है, क्योंकि इतने निर्दलीय प्रत्याशी भी अलग अलग सीटों से मैदान में हैं। तो जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि अपने के लिए जरूर वोट जरूर दें, लेकिन आप किसे चुनना चाहते हैं ये समझदारी से चयन करें। मैं लौट रही हूँ आपके पास, बीजेपी से अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, त्रिपाठी जी ने कहा कि ये समझदारी है वोटर की, और ये शाहजहांपुर में नजर आ रही है जहां से 3 मंत्री हैं, सुरेश खन्ना साहब जिनके साथ दाव पर है और जितिन प्रसाद भी हैं यहाँ से, लेकिन उसके बावजूद भी 5.94% सर, 10 बजे का वोटिंग परसेंट, कोई भी मुद्दा आपका काम नहीं आ रहा, कोई भी प्रयास आपके काम नहीं आ रहे, क्योंकि हमने देखा शाहजहांपुर में भी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार हुआ है सर, छोड़ा नहीं है इसको आपके मिनिस्टर्स ने भी। देखिए, प्रचार प्रसार हम कहीं भी कम नहीं करते हैं, हम हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और त्रिपाठी जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि सीतापुर जैसे जगह पर मुख्यमंत्री को 3 बार जाना पड़ा। माननीय त्रिपाठी जी, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, हर बड़ा नेता हर जगह एक गंभीरता से जाकर चुनाव प्रचार करता है। और हम एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, आप इसको देखिए कि हम लोग हर जगह आपको मिलेंगे। हमारा बूथ अध्यक्ष है लगा हुआ, हमारा जो पन्ना प्रमुख है वो लगा हुआ है। आप इस चीज पर नहीं जा सकते हैं, आप इसको नहीं कह सकते हैं कि हमारा कार्यकर्ता नहीं लगा हुआ है। कार्यकर्ता के लगन का ही परिणाम है कि जो आज जो है हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से तीसरी बार जो है सत्ता की तरफ लाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि कम वोटिंग, हमेशा ये देखा गया है, कम वोटिंग में सत्ता के प्रति ये नाराजगी को नहीं माना जाता है, सत्ता के प्रति जो है अस्थायित्व को माना जाता है। ये अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। अब इसमें नया कोई परिभाषा गढ़ दे वो अलग बात है। 13 तारीख से चुनाव शुरू हुआ, 1 हफ्ते पहले अखिलेश जी चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी जो है रायबरेली में हमको लग रहा है घिर गए हैं, प्रियंका गांधी जी तो वहीं घिर गई हैं, कोई निकल नहीं पा रहा है। ओवैसी ऐसे आदमी जो है आज अपने गढ़ में घिर गए हैं, हैदराबाद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी नेताओं को बांध दिया। उत्तर प्रदेश का ही नजारा दिखाते हैं आपको। एक बार 2 लड़कों की जोड़ी बनी, दोनों लड़के फ्लॉप हो गए, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया। उसके बाद बुआ और बबुआ की बेमेल जोड़ी बनी। बुआ और बबुआ की बेमेल जोड़ी बनने के बाद अभी भी हमारे किसी प्रस्तोता ने कहा, शायद कांग्रेस के या हमारे सपा के भाई ने कहा कि उस समय जो है बसपा का वोट हमारे ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट ट्रांसफर हो गया था। इस बार देखते हैं कि 2% वोट कांग्रेस का सपा में ट्रांसफर होता है या सपा का वोट कांग्रेस में ट्रांसफर होता है। फिर से वो लड़कों की जोड़ी बनी हुई है। जनता ने यह बता दिया है कि 2% वोट वाले जो है स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यही प्रियंका गांधी जी महासचिव बनाई गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, 7% वोट कांग्रेस का 2% पर ले आई। साइकिल, स्कूटर, पैदल, सब पर बहुत मेहनत किया उन्होंने, जनता ने स्वीकार कर दिया। लेकिन योगी जी की जो मेहनत है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के बाद सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट लाने से लेकर हर घर जाकर व्यवस्था देखना, हर जिले की बात करना। जिस नोएडा यहाँ के मुख्यमंत्री जाना नहीं चाहते थे, उस नोएडा में सैकड़ों बार जाना। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण सिर्फ आस्था का ही विषय नहीं है पारुल जी। उत्तर प्रदेश में राजस्व का प्राप्ति का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, चाहे वो काशी हो या अयोध्या हो। आगरा में ताजमहल में जो पर्यटक आते थे, उससे ज्यादा पर्यटक जो है काशी में आ रहे हैं। आज भी राम मंदिर में इस भीषण गर्मी में लाख लोग रोज दर्शन कर रहे हैं। वहां राजस्व आने वाले दिनों में 10 साल के बाद 25,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था का मामला वहां से है। तो उत्तर प्रदेश जो है लैंडलॉक स्टेट था, आज लगभग 16 एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है, 6-7 तो उसमें चालू हो चुके हैं।
तो ये चीजें जो बनाया गया, वाटरवेज चालू किया गया, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चालू किया, सारे कामों को देखकर जनता, हम विकास की बात कर रहे हैं और अखिलेश ठीक यादव सर। जी और राहुल जी जाति पर वोट मांग रहे हैं। इसलिए जनता, त्रिपाठी जी, यहां पर समझदार हो गई है कि कौन हमको जाति में भिड़ाना चाहता है और कौन हमको विकास देना चाहता है। जनता समझदार हो चुकी है आप लोगों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से। जी सुब्रत पाठक के इन दिनों 2 बयान आए, मैं वापस कन्नौज ही लिए चल रही हूँ आपको, जहां वो कहते हैं कि ऐसी बॉलिंग करूंगा, गेंद पड़ेगी कहीं, जाएगी कहीं। फिर कल एक और बयान उनका आता है, वो कहते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ अननोन लोगों को देखा जिनको पहले कभी नहीं देखा था, तो हमें डर है कि गरीब मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाएगी, भड़काने की कोशिश की जाएगी। इतने कॉन्फिडेंट हैं आप, आपकी बातों से तो लग रहा है कि बीजेपी वहां जीत ही रही है, लेकिन उसके बाद सुब्रत पाठक की डराने और डरने वाले बयान समझ से परे सर। देखिए, हम कॉन्फिडेंट हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हमको हर चीज पर नजर रखनी है। हमारे जब हम चुनाव वहां लड़े, अभी पिछली बार चुनाव हमने हराया वहां से, और हराने के बाद फिर इस बार हराने के आप मुहिम पर है कॉन्फिडेंट कि है, सुब्रत पाठक कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा लग रहा है शायद। हम मतलब हमारे कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, मैं का मतलब मेरा नहीं होता है। यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में नहीं है। अखिलेश जी का बयान, अखिलेश जी किस तरीके से कन्नौज में जाकर घिर गए हैं। अखिलेश जी की स्थिति देखिए। अखिलेश अभी वहां पर नीरज मिश्रा का वो हत्याकांड कोई भूला नहीं है। ब्राह्मण वहां का मतदाता कि कहां नीरज मिश्रा की हत्या कैसे हो गई थी। आज जो है स्थितियां अखिलेश जी के प्रतिकूल हैं, अनुकूल नहीं है। हाँ, हम लोग एक एक कील कांटे को दुरुस्त अपना करेंगे, क्योंकि हमारा जो गरीब मतदाता है, पसमानदा हमारे साथ है, जो शौचालय पाया वो मुसलमान साथ है, 3 तलाक की माताएं बहनें हमारे साथ हैं, मकान पाने वाली माताएं बहनें साथ हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि उज्ज्वला की 2% माताएं वोट का बहनें भी हमारे जिक्र साथ किया हैं। आपने जी कांग्रेस के, तो मैं वाचस्पति जी के पास लिए जाती हूँ इस चर्चा को। वाचस्पति जी, बीजेपी कह रही है 2% तो वोट है आपका महज। अब वो पहले सपा के बीएसपी के लिए कह रहे थे कि उनके पास सपा का वोट जो है वो ट्रांसफर हुआ। इस बार आपका वोट सपा के पास ट्रांसफर होता है या सपा के का आपके पास होता है? सपा का आपके पास हो जाए तो बेहतरीन है, कम से कम और ज्यादा वोट परसेंट हो जाएगा, नहीं? पारुल जी, स्वतः साबित हो गया है। पूरे देश में आज जो केस में चुनाव में चल रहा है, 15% लार्जेस्ट वोटिंग इन द नेशन उत्तर प्रदेश में हुई है। 15% वोटिंग हो गई है, और इनमें 15% में वो वोटर हैं जो सपा बहुत मजबूत से, जिनको मैंने कहा आपसे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे इटावा हो, चाहे अन्य कोई अन्य जनपद हो, चाहे अकबरपुर देहात हो, चाहे आपका धौरारा हो, सॉरी इसके अलावा आपका चाहे मोहनलालगंज हो। अरे पूछ रही हूँ, उसका इसको तो आप गोल कर जा रहे हैं मेरे सवाल को, दूसरा सवाल गोल कर गए आप। 2% वोट से बढ़ेगा नहीं, ये तो अपना आप तो कॉन्फिडेंट रखिए ना। मैं उसी बात कर रहा हूँ कि बहुतायत से वोट ट्रांसफर एक दूसरे के प्रति हो रहा है। अगर ऐसा ना होता तो हमारा कानपुर में 15% आप देखिए, 15% वोटिंग इस तरीके से जा रहे हैं, हमारा काउंट बहुत अच्छा हो रहा है। पहली बार में सब कुछ हो गया। दूसरी बात अभी भाजपा का आपको ध्यान दिला कि 9 राज्य जो हमारा था कांग्रेस समय, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत आपकी सर, वापस आ रही हूँ, कनेक्ट करवा लेती हूँ फिर से आपको, वॉइस ब्रेक हो रही है। दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं वाचस्पति जी को, वॉइस आपकी ब्रेक होके आ रही है, थोड़ा सा दिक्कत है। त्रिपाठी जी, कांग्रेस को लेकर ही मेरा अगला सवाल आपसे कि पहले जब तमाम सीटों पर लड़े और तमाम नारे थे, लेकिन उसके बावजूद भी 2%, अब 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, वोट परसेंट बढ़ेगा आपको क्या लगता है? और सीटें भी ऐसी हैं जो 40-40 साल का सूखा पड़ा है उस सीटों पे कांग्रेस के लिए, क्या करिश्मा दिखा पाएगी? और खुद भी इंटरेस्ट नहीं लिया कांग्रेस ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो ये वोट परसेंट आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है कांग्रेस के लिहाज से, त्रिपाठी जी? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत सीरियसली चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी को मेन मुकाबले में रख रही है यूपी के अंदर, क्योंकि उसको मालूम है कि पिछले कुछ वर्षों में उनका वार्ड लेवल तक से जो संगठन था वो खत्म हो चुका है। हाँ, बड़े बड़े नेता हैं तो वो उनकी मौजूदगी एक दर्शाती है, मीडिया में चर्चा बन जाती है, तो उस नाते वो बहुत है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
कांग्रेस के उसमें, लेकिन समाजवादी पार्टी ही यूपी में मुख्य मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी से। और यही कारण है कि चाहे कन्नौज का देख लीजिए, कन्नौज में जब अखिलेश जी ने नामांकन लास्ट में फाइनल किया तो उसके बाद से वहां की तस्वीर बदल चुकी है। रही बात, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात को मैं जवाब देना चाह रहा था, जैसे उन्होंने कहा विकास की बात करता हूँ। सीतापुर में सबसे बड़ा अस्पताल जो पूरे विश्व में फेमस था, आई हॉस्पिटल, उसकी क्या दशा है विकास के नाम पे। सीतापुर में, कमलापुर में चीनी मिल पिछले कई वर्षों से बंद पड़ी है, आज तक चालू नहीं हो पाई। तो ये विकास है। दूसरी बात, अगर जिस नेता को पूरे देश की जिम्मेदारी हो, वो नेता अगर किसी एक जिले में 4-4 दिन लगाता हो तो इसका मतलब उस जिले की स्थिति ठीक नहीं है पार्टी के लिए। ये एक मैसेज जाता है, क्योंकि जिस नेता को पूरे देश के लोकसभा क्षेत्रों में जाना हो, जिस कई प्रदेशों में जाना हो, अगर वो नेता एक जिले में बंद जा रहा है तो इसका मतलब उस जिले में उस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यही कारण है कि वो नेता को उस समय ज्यादा देना पड़ रहा है उस जिले में। तो इस बार का जो चुनाव है बहुत आसान चुनाव नहीं है। मैं फिर वही कह रहा हूं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, बहुत मजबूती का चुनाव हो रहा है और जनता अभी तक खुल के नहीं बता पा रही है कि हम किसके साथ में हैं। जनता भी इस बार नेताओं की तरह शांत बैठी है कि कब कौन सा पाला बदल लेती है, तो उसी तरह जनता भी पाला बदलने को तैयार बैठी है। वो कब किसका पाला बदल लेगा, और ये बात भली भांति नेता और पार्टी के नेता, पार्टी के प्रत्याशी जान चुके हैं। इसीलिए वो और मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को क्लियर किया जा सके। जनता को सवाल यही है कि जनता समझ क्या रही है, वही किसी को समझ नहीं आ रहा है कि जनता क्या चाह रही है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि वोटर्स बाहर निकलते हैं, ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है, पता चलता है मुस्लिम वोटर्स तमाम जगहों से ज्यादा तादाद में बाहर निकल रहे हैं। तो ये, और उसके अलावा कई जगहों पर वोटर का ना निकलना, क्या वोटर चाह रहा है इसको कोई अभी आंकलन ही नहीं कर पा रहा है। बड़े बड़े पंडित फ्लॉप। अशोक तिवारी जी, कहा आलोक त्रिपाठी जी ने कि अगर जीते तो जीत का सहरा भी आपके सर बंधेगा, हारे तो हार का ठीकरा भी आपके ऊपर फूटेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत सीरियसली इस लड़ाई को ले नहीं रही है, तो सब आपके ऊपर है दारोमदार। जी, सारी चीज आप जो कह रही हैं अपनी तरह से कह रही हैं। 2014 का चुनाव और 2019 का चुनाव, उन दोनों चुनावों से भिन्न चुनाव 2024 का, जैसा कि भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी भी कह रहे थे। ये चुनाव बहुत भिन्न, क्योंकि 10 साल के शासन को देखा भाजपा की जनता ने, और 10 साल के शासन में उसे कुछ नहीं मिला, हाथ खाली है। पहले वो जुमलों में आई थी, अब इस बार गारंटी में आने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है। जनता इसीलिए शांत है क्योंकि उसे अपना कार्य करके दिखाना है, उसे मतदान करके दिखाना है, और उसे ये दिखाना है कि जो है हम कैसे विदाई करते हैं, किस तरह से अगर कोई शासक गलत करेगा तो हम उसे कैसे शासन से अलग करते हैं। ये अच्छा, एक जो चर्चा चली तिवारी जी कि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बचाए रखने के लिए 17 सीटों पर हाँ कर दी, लेकिन अब चूंकि इस तरह के बयान आ रहे हैं, मणिशंकर साहब का बयान जिसमें वो और एटम बम जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लालू प्रसाद यादव मुस्लिम आरक्षण की बात कर देते हैं, फिर कई सारे ऐसे बयान जो स्टेट पर आप लोगों को दिक्कत देंगे, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो राज्यों पर भी लागू होते हैं, और ये तो लोकसभा का चुनाव तो देश के मुद्दों पर ही होता है। आपको लगता है इन नेताओं के बयानबाजी आपके वोट परसेंट, क्योंकि आप गठबंधन में हैं, अलायंस में हैं, आपको परेशान करेगी? जनता पारुल जी बहुत समझदार है, जनता का आईक्यू लेवल कम नहीं है। जनता जानती है, समझ चुकी है कि कौन नेता क्या बयान देता है, उसको किस बयान को कितना हल्का लेना चाहिए, कितना वजूद लेना चाहिए। हल्के बयान नहीं है, आपके नेता हल्के हैं कांग्रेस के, जो मणिशंकर अय्यर है या फिर लालू प्रसाद यादव है आपके इंडिया अलायंस के। मणिशंकर अय्यर को कौन बड़ा नेता है? सच्चाई यह है, आज के परिवेश में देखा जाएगा तो जनता समझदार है, जनता हर चीज जानती है, और जनता समझ चुकी कि भाजपा की विदाई करनी है उसको। अब इसमें मीडिया हाउस भी समझ चुका है। पारुल जी, आपको बता दूं सही में, आज देश का सारा मीडिया हाउस समझ रहा है कि भाजपा की विदाई हो रही है। आज सारे राजनीतिक विशेषज्ञ समझ चुके हैं। मजेदार लगा आपका जवाब मुझे। जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपने कहा जनता जानती है किसको हल्के में लेना है। अब आप बोलना नहीं देती है हमको। भाजपा बुरी तरह हार रही है, भयंकर हार रही है, 3 पेज हार चुकी है, 4था पेज हारने जा रही है। सारे राजनीतिक विशेषज्ञ समझ चुके हैं कि भाजपा बुरी तरह से हार रही है। इस बात सारा मीडिया हाउस भी धीरे धीरे समझ चुका है, मीडिया हाउस के रुझान भी हमारे पक्ष में आ रहे हैं धीरे धीरे। सवाल इस बात का है, इसको समझने की बात है। ये वोट परसेंट में कुछ अंतर दिखता सर, तो शायद ये
विश्लेषण होता, लेकिन अभी विश्लेषण करने वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा रुक जाइए, अभी आपको चुनाव समझ और हो नहीं आ रहा जाने है दीजिए। पारुल जी, सच्चाई यही है कि भाजपा बुरी तरह हार रही है और जनता हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ है, जो शोषित हुआ है वो हमारे साथ है, वंचित हमारे साथ है। आज देश जब की जनता टेनी जो जी एक वाले ट्रक मैटर पे ड्राइवर मामला है, गर्म था, तब पूरी की जी। पूरी विधानसभाएं निकालकर आपको अंगूठा दिखा गए थे। अब तो उस बात को लेकर काफी डैमेज कंट्रोल किया है बीजेपी ने। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आप जो जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उतनी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है धरातल पर? तिवारी जी हमसे पूछ रहे हैं क्या सवाल हमसे? जी, इस समय बीजेपी के हालत बिगड़ी हुई है, बीजेपी इस समय अंदर अंदर परेशान है। चलिए, BJP यूपी कहीं- का वोट परसेंट आ गया है, जल्दी से हमारे दर्शकों को बता देते हैं। नैन्सी मेरे सहयोगी हमारे साथ दूसरे स्टूडियो से मौजूद हैं, सेकंड स्टूडियो में तमाम जानकारियां उनके पास हैं वोट परसेंट को लेकर। मेरे दर्शकों को वोट परसेंट बताना हर घंटे का, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी कहा कि हर घंटे जो वोट परसेंट आएगा वो हम तुरंत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं, खास तैयारी ग्राफिक्स के जरिए हमारी टीम ने हमारे दर्शकों के लिए कर रखी है। लिए चलते आपको नेक्स्ट स्टूडियो, नैन्सी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बताएंगे आपको क्या है इस घंटे का वोट बिल्कुल। परसेंट। आज चूंकि देश भर की जहां 94 सीटों पर लोकसभा का चुनाव जारी है और अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत की सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 11.67% यहाँ पर मतदान हो चुका है। कुल 12 लोकसभा सीट जो यहाँ पर हैं उन पर चुनाव जारी है। और चलिए एक एक कर उन लोकसभा सीटों पर भी हम नजर डालेंगे कि आखिरकार वो कौन सी लोकसभा सीट है जहां पर कितना प्रतिशत मतदान अभी तक हो पाया है। धौरहरा यूपी की एक लोकसभा सीट जहां पर 13.96% अभी तक मतदान हुआ है। चलिए आगे रुक करेंगे और भी लोकसभा सीट जिन पर हम चर्चा करेंगे, जिन पर हम नजर डालेंगे आखिरकार कहां कितने फीसदी मतदान हुआ। इधर यूपी की इटावा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो अभी तक सबसे कम मतदान यहां पर हुआ है 7.06, यानी बेहद कम ये आंकड़ा अभी तक सामने आया है। ये आंकड़े हम आपको सुबह 10 बजे तक के बता रहे हैं। इटावा में 7.06% अभी तक मतदान हुआ है। चलिए आगे रुक करेंगे, बहुत ही कम यहाँ पर मतदान हुआ है। इसके बाद फर्रुखाबाद, यूपी की जो अगली लोकसभा सीट है वो फर्रुखाबाद है। यहाँ पर 14.15% मतदान हुआ है। जहां आपको बता दें कि यूपी की अगली लोकसभा सीट फर्रुखाबाद 14.15% यहाँ पर मतदान हुआ। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेते हैं कि आखिरकार वो अगली लोकसभा सीट कौन सी है जिस पर कितने फीसदी मतदान हुआ। यूपी की अगली लोकसभा सीट या हरदोई में 13.17% मतदान हुआ है। सुबह 10 बजे तक के आंकड़े हैं, कहीं ना कहीं संतोषजनक थोड़े से ये आंकड़े हैं हालांकि, लेकिन सबसे कम मतदान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं किन सीटों पर देखा गया है। हरदोई के बाद अगली सीट का रुख करेंगे कि आखिरकार हरदोई के बाद वो कौन सी सीट, कन्नौज, जो कि एक हाई प्रोफाइल सीट कन्नौज, और यहाँ पर 14.23% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा मतदान अभी तक कन्नौज में ही दर्ज किया गया है। हाई प्रोफाइल सीट है ये, और अब ऐसे में हाई प्रोफाइल सीट पर मतदाता भी जागरूक हैं, उत्सुक हैं और वोट कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। 14.23% यहाँ पर मतदान हुआ है। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे कि वो कौन सी लोकसभा सीट है, कानपुर। तो कानपुर में 7.84, यहाँ पर भी कम मतदान हुआ है। कानपुर वासियों से आनंद टीवी का यही निवेदन है कि अभी तक अगर मतदान नहीं किया है तो अपने घरों से बाहर निकलें और बढ़ चढ़कर वोट करें। कानपुर के बाद में अगली लोकसभा सीट की ओर हम रुख कर लेते हैं। वो अगली लोकसभा सीट कौन सी है, खीरी ये लोकसभा सीट है, लखीमपुर खीरी। यहाँ पर 12.21% मतदान हुआ है। चलिए अगली लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी के बाद में मिश्रिख, यहाँ पर ये एक और लोकसभा सीट जहां पर 12.92% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। चलिए अगली लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। अगली लोकसभा सीट वो कौन सी है, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश की अगली लोकसभा सीट शाहजहांपुर, यहां पर 5.94, सबसे कम अभी तक शाहजहांपुर पर मतदान हुआ है। बेहद ही कम यहां का अभी तक आंकड़ा, मात्र 5.94%। अनादि टीवी एक बार फिर आप सभी से यही अपील कर रहा है कि अभी तक अगर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, नहीं वोट किया है, तो सारे कामों को छोड़ दें, सबसे पहले जाकर वोट करें। शाहजहांपुर से वाकई बहुत निराशाजनक ये आंकड़े सामने आए हैं। 5.94% मात्र यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। अगली लोकसभा सीट की ओर रुख कर लेंगे। वो कौन सी अगली लोकसभा सीट है, सीतापुर अगली लोकसभा सीट, यहां पर 14.28% मतदान हुआ। यह भी एक अच्छा आंकड़ा है। चलिए अगली लोकसभा सीट की ओर रुख करेंगे। सीतापुर के बाद वो कौन सी लोकसभा सीट, उन्नाव लोकसभा सीट में 11.85% मतदान यहां पर दर्ज किया गया है। ये सुबह 10 बजे तक के आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 बजे तक के आंकड़े ओवरऑल छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर 11.67% मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े थे 10 बजे तक के। और अनादि टीवी के एक बार फिर आप सभी से यही अपील कि अगर अभी तक आपने मतदान नहीं किया है तो सारे कामों को छोड़ते हुए सबसे पहले जाकर वोट करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ओवर टू यू।
ठीक है, उत्तर प्रदेश के अब तक के आंकड़े, बहराइच में काफ़ी अच्छा प्रतिशत रहा और कन्नौज में भी काफ़ी अच्छा परसेंट रहा, और ये परसेंट कितना बढ़ता है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया उन सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की ये चर्चा चल रही थी, हर राज्य पर है हमारी नज़र, वोटिंग परसेंट को लेकर भी आपको अवगत करा रहे हैं। उसके अलावा जो मुद्दे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं सीटों को लेकर, और ताज़ा बयानात जो आए वो कितना इफेक्ट कर रहे हैं वोटर्स को, क्योंकि वोटर्स इस बार है साइलेंट, किसी तरह का कोई हलचल नहीं दिख रहा है। फ्लोटिंग वोटर जरूर कुछ कमाल दिखा सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल मुद्दों के तरह हम देखें, कन्नौज जहां पर पूरा जोर लगाया, उसके अलावा खासतौर पर टेनी जी की सीट और कई ऐसे सीटें हैं उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से भी आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। आप लगातार हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए तो आपको अलग अलग टेलीज दिखाई देंगे जिसमें काफी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद चर्चा और समीकरणों के साथ ताजा अपडेट आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं।